हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज होती है उनकी क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होने के लिए। तो इसके अंदर मेनली 3 मेजर पॉइंट होते हैं। अगर वो तीनों कंप्लीट होते हैं तो कोई भी पर्सन कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होने के लिए। तो फर्स्ट आता है अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी, सेकंड आता है बीइंग अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, थर्ड आता है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ। इनके भी अंदर और पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या चीजें आती है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10 के अंदर जो भी एग्रीमेंट इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है कि जो भी पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पार्टीज के फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, मतलब उनकी मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। फिर आता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कि आप कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम देखते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है, अगर वो मेजोरिटी की एज है, मतलब 18 साल से ऊपर है, लॉ के अकॉर्डिंग साउंड माइंडेड है, मतलब उसका दिमाग अच्छा है, वो कुछ पागल वागल नहीं है, और लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब 3 चीजें कि आपकी एज 18 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि आप मेजोरिटी में होना चाहिए, आप साउंड माइंडेड होना चाहिए, आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, और आपको कॉन्ट्रैक्ट या लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 मेजर पॉइंट होते हैं जो कि स्टैब्लिश किया जाता है अंडर सेक्शन 11 के अंदर। फर्स्ट आता है अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी, फिर सेकंड आता है बीइंग अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, थर्ड आता है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट किसी भी पर्सन के अंदर होनी चाहिए जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी के अंदर भी माइनर कैन बी बेनिफिशियल, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर एज एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर एग्रीमेंट आर वॉइड और नो कॉन्ट्रैक्ट इवन आफ्टर मेच्योरिटी। तो ये था फर्स्ट के अंदर। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड, ओकेजनली साउंड माइंड, या फिर यूजुअली साउंड माइंड, ओकेजनली अनसाउंड माइंड। फिर आता है थर्ड पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट। इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कोई भी पर्सन जो कि मेजोरिटी की एज में है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है वो मेजोरिटी में आ गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लीगली, क्योंकि उस पर्सन ने 18 साल की जो माइनर एज होती है कि आप छोटे हैं, उस एज को पूरा कर लिया है लॉ की नजर में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब जो भी 18 साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर और अ पर्सन हु हैज एज टू अटेन मेजोरिटी। तो ये कुछ प्रोविजन है जो कि रिलेटेड है माइनर से, जिसको अभी तक मेजोरिटी नहीं मिली है। तो फर्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड। अभी आपने सुना हम 2 चीजें यूज कर रहे हैं, वॉइड और वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि सही होते हैं, जिनको माना जाता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिनको नहीं माना जाएगा। तो जो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वॉइड होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि जो भी माइनर है, मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल से कम का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो उसमें इंटर नहीं कर सकता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके साथ किया भी जाता है तो वो वॉइड अब इनिशिएटो, मतलब कि वो स्टार्टिंग से ही जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। मतलब आप 18 से कम
साल के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है माइनर के साथ, जब वो बड़ा हो जाता है तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते, वो वॉइड ही रहेगा। मतलब अगर जब कॉन्ट्रैक्ट बना था वो व्यक्ति 18 से कम का था तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गया, और आप सोच रहे हैं कि जब वो 18 साल का हो गया, 1 साल बाद जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 17 का था, अब आपको लगा जब वो 18 का हो गया तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर लें, पर ऐसा नहीं होगा। तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशिएटिव माना जाएगा। मतलब कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो कॉम्पिटेंट नहीं था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। जो भी माइनर होता है उसको आप कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं लॉ के द्वारा, क्योंकि वो किसी भी डेब्ट को, मतलब किसी भी लोन को देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, और ना ही जो बचा हुआ है वो आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। तो माइनर को ना तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रॉपर्टी से आप उसका पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप उनको प्रिवेंट तो कर सकते हो, और पर आपको उनको बेनिफिट्स भी देने होंगे। वो बेनिफिट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। और कोई भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। जो भी माइनर एग्रीमेंट कर रहा है वो वॉइड माना जाता है, पर उसमें अगर गार्जियन इंटर हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और वो बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है माइनर के बिहाफ में, कि माइनर कॉम्पिटेंट है, योग्य कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, और गार्जियन भी अलाउ करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया जाता है। नेक्स्ट आता है माइनर एज एन एजेंट। माइनर को अगर एजेंट की तरह अपॉइंट किया जाता है तो माइनर प्रिंसिपल के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। माइनर की सेम ड्यूटीज होती है प्रिंसिपल के बिहाफ में, और माइनर कुछ भी चीजें ड्रॉ, डिलीवर, इंडोर्स कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, पर आप उसको किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है माइनर एज अ शेयर होल्डर। माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता है कंपनी का, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किसी रेयर केस में अगर वो मेंबर बनता है तो उसे रजिस्टर्ड से हटा सकती है कंपनी, उसने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनको भी रद्द कर सकती है कंपनी। कोई भी माइनर तभी शेयर होल्डर बन सकता है जब उसके गार्जियन पूरी तरीके से उनके शेयर्स उस माइनर को देते हैं। तो अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी पर्सन की, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो उनको ये प्रोविजन को फॉलो करना है। सेकेंड आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग व्हेन अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, रैशनल जजमेंट ले सकता है खुद के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, और वो पर्सन साउंड माइंडेड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो सकता है। मतलब कि कोई भी पर्सन जो समझदार है, उसमें दिमाग है बोल सकते हैं, और उसको पता है क्या उसके लिए अच्छा है बुरा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों पार्टीज ही ट्रांजैक्शन को समझे, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन ले। कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, मतलब कोई भी पागल है जिसको समझ नहीं है या लुनेटिक है, वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। उनको नहीं पता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, सामने वाली पार्टी के लिए क्या बुरा है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो ये कुछ टाइप्स है जो कि अनसाउंड माइंड को बताते हैं। फर्स्ट आता है इडियट, कोई भी व्यक्ति जो शुरू से ही पागल है। फिर आता है लुनेटिक, एक्सीडेंटली किसी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है या वो पागल हो गया है। ड्रंक, कोई भी नशे में व्यक्ति कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। फिर आता है हाइपोनोटिज्म, किसी को भी आप हिप्नोटाइज करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पे भी आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आता है मेंटल डिक्ले, कोई भी व्यक्ति जिसकी एज ज्यादा हो गई है, ओल्ड एज के कारण उनकी मेंटल पावर चली गई है, तो ये सारे पर्सन अनसाउंड माइंड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या दो केसेस होते हैं इस प्रोविजन के अंदर। फर्स्ट आता है व्हेन अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। इस केस में वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड ही रहता है, पागल ही रहता है, पर कभी कभी उसको अच्छे से चीजें समझ में आती। तो अगर उसका दिमाग जब साउंड माइंड का होगा, स्वस्थ होगा, तब वो कॉन्टेक्ट करता है तो उसको वैलिड माना जाता है, और वो अनसाउंड माइंड का होगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर आता है सेकंड केस, व्हेन अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी पर्सन जो कि ऐसे साउंड माइंड का है पर कभी कभी
अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो पर्सन जब अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, और जब वो साउंड माइंड का होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जब वो अनसाउंड माइंड का है तब उसके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, और जब वो साउंड माइंडेड होगा तब वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ, बी जो है वो ड्रंक्ड है, नशे में है और वो ड्रग्स लेता है, तो वो उस टाइम पे जो उसकी कार 5 लाख की है वो 100 रुपए में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर उस कंडीशन में बी जो है वो अनसाउंड माइंड का है जिस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। थर्ड आता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक अनदर क्लास पर्सन की कि उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाना चाहिए, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है पूरी तरीके से या पार्शियली तरीके से, कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। मतलब कि आपको कुछ लीगल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस या कॉर्पोरेट स्टेटस की वजह से डिस्क्वालिफाइड कर दिया लॉ ने कि आप कुछ भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या क्या क्लास या किन किन पर्सन को डिस्क्वालिफाइड किया जाता है, कि किन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आता है एलियन एनिमी, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश का है और अगर आपके देश के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आपने उस देश के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। पर जब झगड़े खत्म हो जाते हैं, अगर तब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वैलिड माना जाएगा। तो सामने वाला देश आपके लिए उस टाइम के लिए एलियन एनिमी बन जाता है, तो आप उस देश के किसी भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड आता है कॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है या इनकॉर्पोरेटेड है किसी स्पेशल लॉ के साथ, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, और इनके अंदर इतनी कैपेसिटीज नहीं है कि किसी आउटसाइड पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सिर्फ ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो स्पेशल एक्ट दिए गए हैं उन्हीं के साथ, मतलब कंपनी के साथ ही मेनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको राइट्स मिले होंगे, पावर मिली होगी, आप उतना ही उन चीजों का यूज कर सकते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है कन्विक्ट, कोई भी पर्सन जो कि गिल्टी है या फिर इम्प्रोजमेंट डिक्लेयर किया गया है कोर्ट द्वारा, जो कि अभी सजा काट रहा है अपनी जेल में, तो वो व्यक्ति उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता है क्योंकि वो कन्विक्शन है। अगर उसका टाइम एक्सपायर हो गया, उसकी सजा खत्म हो गई है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कैदी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर वो छूट गया है तो उसके बाद कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट, कोई भी पर्सन जो कि कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, तो उसके अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर करने के लिए। तो जो इंसॉल्वेंट है वो यही बताता है कि उसके ऊपर बहुत कर्जा है और वो पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो वो उस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेस तो कर सकता है पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको जिनसे उसने पैसे लिए हैं उनको देने होंगे। और साथ में उसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती है, तो वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता है, किसी लोकल बॉडीज का मेंबर भी नहीं हो सकता है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, तो वो कुछ कंडीशन में ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको डिस्क्वालिफाइड किया गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या कैपेसिटीज होती है या क्या कॉम्पिटेंसीज होती है पार्टीज के लिए, या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो इसमें हमने 3 मेजर पॉइंट देखे। फर्स्ट आता है अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, की पर्सन जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर आता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर एज अ एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर एग्रीमेंट आर वॉइड, नो कॉन्ट्रैक्ट इवन आफ्टर मेजोरिटी। सेकेंड आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इसमें भी 2 कंडीशंस होती है, मतलब जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। फर्स्ट आता है यूजुअली अनसाउंड माइंड, ओकेजनली साउंड माइंड, वो व्यक्ति हमेशा अनसाउंड माइंड का है, कभी कभी साउंड माइंड का होता है, तो जब वो साउंड माइंड का है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सेकंड कंडीशन होती है यूजुअली साउंड माइंड, ओकेजनली अनसाउंड माइंड, कोई व्यक्ति सही है, उसका दिमाग अच्छा है, पर कभी कभी वो पागल हो जाता है या उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो जब अनसाउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर जब वो साउंड माइंड का रहता है तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर आता है पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी पर्सन जो कि लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया, कोई भी एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेशन, कन्विक्ट्स और इंसॉल्वेंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।